कम से कम 7 की तीव्रता का भूकंप। भारत में नहीं, भारत में नहीं, भारत के तो सिर्फ नॉर्दर्न एरिया में मुझे दिखाई देता है। अच्छा। और दिल्ली में भी थोड़े बहुत झटके दिखेंगे। बाकी ये जो इसका मेन वो रहेगा वो टर्की के आसपास, टर्की जैसा भूकंप। यस, आपको चाइना है, अच्छा, इसके आसपास दिखेगा आपको। इसकी तीव्रता 7 के आसपास मुझे दिखती है। बहुत ज्यादा है तो। हाँ, ये भूकंप दिखता है। आप एक चीज और ध्यान दीजिए कि जब हमारे पिछले चैत नवरात्र आए थे जी, ठीक है, तो वहां पे जिस दिन नवरात्र शुरू हो रहे थे उसी की रात्रि में सूर्य ग्रहण लगा था। 29 तारीख को सूर्य ग्रहण लगा था जी। सूर्य ग्रहण से चैत नवरात्र शुरू हुए थे। तो डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को जरा बताइए तंत्र के बारे में। ये तंत्र क्या होता है? जितने लोग तंत्र से डरते हैं उन सबको ये पॉडकास्ट देखना चाहिए। अच्छा। सबको देखना चाहिए, आपका डर बंद हो जाएगा। कारण समझिएगा, कोई भी दुनिया में तंत्र जो है ना, कितना भी पावरफुल तंत्र हो पुनीत जी, वो मंत्र से स्ट्रांग नहीं हो सकता है। तो अभी जैसे ट्रम्प ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया 50%, तो हमारा एक्सपोर्ट जो है आने वाले टाइम में कम हो जाएगा। तो इसका आप क्या सोचती है, हमारी जॉब्स के ऊपर, हमारे भारत के ऊपर इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई ना कोई बड़ा डिसीजन निश्चित आएगा। ये इसको आप भविष्यवाणी समझ सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं। लगभग 2 साल से पहले टेलीकॉम कंपनियां कोई एक बिग डिसीजन लेने वाली हैं। तो हमारे दर्शकों को जरा बताइए कि बीजेपी को नया प्रेसिडेंट कब तक मिलेगा? जो भारत की कुंडली है उसको देखते हुए, बीजेपी की कुंडली को देखते हुए, मुझे ये लगता है कि ये मनोहर लाल खट्टर या वसुंधरा राजे सिंधिया। आपके हिसाब से अगली प्राकृतिक तबाही क्या हो सकती है भारत में? देखिए, अभी चंद्र ग्रहण आया था, आपदा आप सबने देखी। अफगानिस्तान में कितना भयंकर भूकंप आया आपने देखा ही। और प्राकृतिक आपदाएं तो आप अभी लगभग 2-3 महीने से देख रहे होंगे, बहुत भयंकर। आपने ऐसे सभी, लगभग हमारे सभी देव स्थल प्रभावित हो चुके हैं। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत कुमार त्रिवेदी, आपका दोस्त एंड होस्ट। तो दोस्तों, आज हमारे चैनल पे जो गेस्ट आ रही हैं वो है एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अल्पना मिश्रा। इनके बारे में आपको बता दूं, ये बहुत ही प्रखर वक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं। जब आप इनको अभी सुनेंगे तो आप ये जान लेंगे, देख लेंगे आप। तो डॉक्टर साहब ने बहुत सारे न्यूज चैनल के साथ काम किया है, बहुत सारे न्यूज़पेपर के साथ काम किया है, बहुत ज्यादा इनको एक्सपीरियंस है। और एस्ट्रोलॉजी में, और जो एस्ट्रोलॉजी में ये बताती हैं वो लगभग सच होता है। और अभी हम लोग जो बात करेंगे इस पॉडकास्ट में, उसको आप नोट कर लीजिएगा, और जब वक्त आएगा तो आप इसको टैली कर लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा, वो बिल्कुल सच निकलेगा। क्योंकि डॉक्टर साहब के हमने पुराने पॉडकास्ट देखे हैं, लोगों से इनके बारे में सुना है, जो इन्होंने कहा है लगभग सब कुछ सच हुआ है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, आजकल जमाना है कंप्यूटर का। लोग जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस बताते हैं और कुंडली बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन डॉक्टर अल्पना मिश्रा इस पे विश्वास बिल्कुल भी नहीं करती हैं। ये मैन्युअली कुंडली बनाती हैं, क्योंकि जब आप सॉफ्टवेयर से कुंडली बनाते हैं तो एक टाइम में अगर 50 बच्चे पैदा हुए हैं तो लगभग 50 बच्चों की कुंडली एक जैसी बनेगी। लेकिन क्या आपको ये सच लगता है कि आप 50 बच्चों का जीवन जो उनके साथ होने वाला है फ्यूचर में वो एक जैसा होगा? बिल्कुल नहीं। तो इसी चीज को निगेट करने के लिए डॉक्टर साहब कुंडली अपने हाथ से बनाती हैं और इसमें काफी टाइम लेती हैं ये। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं, डॉक्टर अल्पना मिश्रा की जो यूएसपी है वो ये है कि एक ही ग्रह को वो अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करती हैं। क्योंकि एक व्यक्ति जो जन्मा है उसका ग्रह दशा कुछ और होंगे, भले वो एक ही टाइम पे जन्मा है, एक ही उसके ग्रह नक्षत्र हैं, और जो दूसरा व्यक्ति उसी समय जन्म जिसका हुआ है, और एक व्यक्ति दूसरा जिसका उसी समय जन्म हुआ है, उसके ग्रह दशा भी हो सकता है सेम हो, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग होगा। उसकी जिंदगी में जो कुछ होगा वो सब कुछ अलग अलग होगा। और शायद डॉक्टर अल्पना मिश्रा की यही यूएसपी है, इसीलिए ये जानी जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर अल्पना मिश्रा का। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार पुनीत। थैंक यू। पहले तो थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे आमंत्रित किया और इतना भारी भरकम इंट्रो दिया मेरा। तो खैर, ये तो आपकी जरा नवाजी है। मैं यहाँ एक चीज आपसे जरूर बोलूंगी कि ज्योतिष जो है ना जी, वो एक दृष्टि है। आप उसे ऐसे मत समझिए कि एस्ट्रोलॉजर ने जन्म कुंडली बना दी
और प्रिडिक्शन कर दिया। ज्योतिष केवल एस्ट्रोलॉजी का एक प्रिडिक्शन ही नहीं, एक प्रिडिक्शन टूल नहीं है जी। वो एक नई जीवन दृष्टि होता है। वो हमें, आपको, समाज को एक दृष्टि, एक दिशा देता है। आप सोचिए कि हमारे पास जो व्यक्ति, जो जातक आता है, जातिका आती है, किसी भी जन्म कुंडली को जब हम दिखाने आ रहे हैं, हम जैसे हम एक एस्ट्रोलॉजर है, हमारे पास जो भी आ रहा है, तो वो अपने जीवन का कोई दिशा या दशा समझने के लिए हमारे पास आ रहा है ना। भाई डॉक्टर, वकील और ज्योतिषी के पास ज्यादातर परेशान लोग ही जाते हैं, तो जो पहले से ही परेशान है वो हमारे पास आ रहा है। तो सर्वप्रथम हमारा काम होता है उसे पॉजिटिव दृष्टि देना। सबसे पहला कर्तव्य है आपका कि अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव है, निराशा में है, तो आप उसको पहले पॉजिटिव बनाइए, उसके ऑरा को पॉजिटिव बनाइए। तो मैं ये हमेशा बोलती हूँ, अपने हर पॉडकास्ट में बोलती हूँ कि हमेशा जब भी आप प्रेडिक्शन दो तो प्रयास ये करो कि जन्मकुंडली जो भी कुछ कह रही है, हर जन्मकुंडली में पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई जन्मकुंडली में सब कुछ पॉजिटिव हो, सब कुछ नेगेटिव हो, और ऐसा भी नहीं होता कि सब कुछ खराब ही हो। कुछ तो अच्छा सब में होता है ना। तो प्रयास ये करिए कि पहले वो बेहतर दीजिए, क्योंकि जब आप बेहतर देंगे तो बेहतरीन अपने आप जनरेट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, समझ रहे हैं। हाँ। और जब आप किसी चीज को नेगेटिव देंगे तो फिर नेगेटिव तो नेगेटिव को ही खींचेगा ना। तो प्रयास ये करिए कि पॉजिटिव दीजिए। और मैं ये नहीं कहती कि किसी को गलत चीज है या पॉजिटिव के अलावा आप जो प्रॉब्लमेटिक चीज, वो डिफाइन मत करिए, बट स्लोली स्लोली फिर आप उन्हें बताइए कि भाई ये यहाँ पे ब्लॉकेज है और दुनिया में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो। ये मैं हमेशा हर व्यक्ति से बोलती हूं कि इस धरती पे कोई ऐसी जन्मकुंडली नहीं होती है जिसका अलाइनमेंट ना हो। बस एस्ट्रोलॉजर ऐसा होना चाहिए, ज्योतिषी ऐसा होना चाहिए, हस्तरेखा विशेषज्ञ ऐसा होना चाहिए जिसे उसका अलाइनमेंट करना आता हो। दुनिया में देखिए वही ग्रह हैं, वही नक्षत्र हैं, वही राशियां हैं, ठीक जी। तो बस, और भगवान ने जिस समय आपको धरती पे लाए, इस सृष्टि में लाए, कुछ तो सोच के लाए होंगे ना। आपने देखा होगा ऐसे लोग कि दोनों पैर नहीं है फिर भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, दोनों हाथ नहीं फिर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आंखें नहीं है फिर भी अपना सारा काम कर रहे हैं। रविंद्र जैन, मैं रविंद्र जैन का एग्जांपल सोच के देखिए, है ना, उनकी आंखें नहीं थी, कितने अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर थे और कितने अच्छे डायरेक्टर थे। तो ये नहीं सोचना है, बस क्या था कि उन्होंने अपनी उस चीज को पहचाना। तो ज्योतिषी का सबसे पहला कार्य होता है आए हुए व्यक्ति को दृष्टि देना, और जब वो दृष्टि जो है ना, वही उसके में बहुत कुछ चेंज कर देगी। बिल्कुल। और बाकी काम तो रत्न है, उपाय है, रेमेडीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, वो कर देते हैं। तो बस इसी तरह मैं कार्य करती हूँ। तो दोस्तों, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं। तो शुरुआत करते हैं अपने भारत से। हमारा भारत, हमारा देश, जिसके लिए हम लोग मर मिटते हैं, जिसके लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। अभी हाल ही में हमारे देश की लड़ाई पाकिस्तान से भी हुई है मई में, और अभी परसों मैच भी था भारत का पाकिस्तान के साथ एशिया कप में। उसका बहुत जोर से विरोध हुआ, लेकिन फिर भी मैच खेला गया। तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपने भारत की। डॉक्टर साहब, मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि आने वाले जो 7 साल हैं, अगर हम बात करें 2025 से 2032 तक, तो हमारे भारत की कुंडली क्या कहती है? अच्छा क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि अभी 11 सितंबर को भारत की महादशा चेंज हुई है। मंगल की महादशा में भारत ने प्रवेश किया है जी। ठीक है, अभी तक भारत की चंद्र की महादशा चल रही थी, और थोड़ा सा पिछला बताऊंगी तो आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। आपने पिछला टाइम एक वॉच किया होगा कि भारतीय, जब आपने मोदी जी का भी टाइम पीरियड देखा, ये चंद्रमा की ही दशा थी, एक इमोशन में बह गए थे भारतीय। एक चंद्रमा की जब दशा आती है ना, तो व्यक्ति भावनात्मक रूप से कनेक्ट होता है चीजों से, क्योंकि चंद्रमा जो है मां का कारक है, मन का कारक है, इमोशन का कारक है। तो लोग ना इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, और मोदी जी से लोग कार्य से इतना कनेक्ट नहीं थे जितना इमोशनली कनेक्ट हो गए थे। आपने वॉच किया होगा कि मोदी जी की एक लहर आई थी, एक वेव आई थी, और लोगों ने बीजेपी के और लीडर्स के दम पे वोट नहीं दिया था, मोदी जी के नाम पे वोट दिया था। आप सबने देखा होगा। और उसी इमोशन की ही फेज में भारत के 3 इलेक्शन मोदी जी जीते।
3 बार, तीसरी बार के प्रधानमंत्री हैं। 2019, हाँ, फिर 2024 में प्रधानमंत्री बने। अब आई मंगल की दशा। अब आप इसको समझिएगा, इसका डिफरेंस समझिएगा कि जब बच्चा माँ की गोद में होता है, ठीक है जी, फिर उसके बाद मंगल की दशा, चंद्रमा की दशा क्रॉस करके जब मंगल की दशा आती है तो वो दशा होती है, मंगल है पराक्रम का कारक। अच्छा जी। मंगल होता है आपके शौर्य का कारक, मंगल होता है आपकी इच्छाओं का कारक, आपके भाई बंधुओं का, दोस्तों का कारक, थर्ड हाउस का भी कारक, थर्ड हाउस का उसको कारकत्व तो प्राप्त है। और मेष और वृश्चिक इसकी राशियां हैं। तो आप ये देखिए कि जब मंगल की दशा आई तो अभी तक जो भारतवासी इमोशन में चल रहे थे ना, अब वो इमोशन में नहीं चल रहे हैं। और ये चीज आप लोगों ने महसूस भी की होगी कि आने वाले 1 ईयर से आप धीरे धीरे देख रहे होंगे कि भारतीयों में एक अब उनको ये लगने लगा था कि जो आप ये बता रहे थे कि ये चंदा मामा है, ये केवल मामा नहीं है, अब वो उस मामा को ग्रह के रूप में भी देखना शुरू कर चुके हैं। अच्छा, समझ रहे हैं? एक मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ। तो चंद्रमा की दशा जब होती है तो ये समझाया जाता है कि ये चंद्रमा मामा है तुम्हारे, एक इमोशनल उससे बॉन्डिंग तैयार की जाती है। बट वही चीज जब मंगल में परिवर्तित होती है तो आप केवल भ्रम में नहीं जिंदा रह सकते, मंगल को प्रैक्टिकल चाहिए, मंगल को धरातल पे चीजें चाहिए भी, देखनी चाहिए। वो आपको केवल भावनात्मक रूप से झुंझुना दिखाने से आपकी बातों में नहीं आ जाएगा। तो आपने अब देखा होगा कि भारतीय अब उग्र हो रहे हैं धीरे धीरे, अब वो डिमांड कर रहे हैं। ये आपने भी रियलाइज किया होगा कि भारत में एक थोड़ा सा लोगों में मोदी जी के खिलाफ और ये जो धर्म का बेजा प्रचार या फिर बहुत ज्यादा केवल बातों में आकर के काम करने की जो एक रणनीति थी वो अब काम नहीं कर रही है। हाँ, ये चीज आपने, हाँ, इसमें बदलाव आया है ना। जी। तो ये बदलाव कोई भी महादशा खत्म होने और आने में क्या होता है कि वो थोड़े टाइम पहले और बाद तक इफेक्ट देती है। तो मंगल की महादशा जब शुरू होने वाली थी उसके लगभग 6-7 महीने पहले, 1 ईयर पहले से धीरे धीरे करके ये इमोशनल चेंज प्रैक्टिकल में कन्वर्ट होने लगा था। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको समझाती हूँ कि ये जो साल है, ये जो वर्ष है, इसको मैंने कई पॉडकास्ट में बताया, मैंने अलग से सेमिनार्स में भी इस बात को उठाया था कि हम जब किसी भी वर्ष को देखते हैं तो हमने ये देखा कि 2025 है, ठीक है, तो हमने उसका पूरा मूलांक निकाल दिया कि ये 9 का अंक आ रहा है, मंगल का अंक आ रहा है। पर आपने ये नहीं देखा कि उसमें जो स्टार्टिंग का 20 है वो तो पिछले 10 साल से आ रहा है ना। आ रहा है ना, बिल्कुल, आगे भी आएगा भाई, वो तो आगे और पीछे के टाइम में आ रहा है ना। जब तक वो 21 में कन्वर्ट नहीं होता तब तक आएगा, हर साल आ रहा है। वो तो सिमिलर हो गया ना। आपको सिमिलर के साथ साथ उस वर्ष का वर्षांक देखना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये होता है जब आप उस वर्ष का मूलांक देख रहे हैं तो जैसे आप डेट ऑफ बर्थ में देखते हैं ना, पूर्णांक और भाग्यांक और मूलांक, इसी तरह जब आप वर्ष को देखिए, इस पे प्रॉपर मैंने बना रखा, मैं बुक भी लिख रही हूँ इस चीज पे। अच्छा। कि वर्षांक क्या है और आपका उस वर्ष का पूर्णांक क्या है। तो ये पूर्ण अंक जो है वो 9 का है। अच्छा। और परंतु ये जो वर्ष है वो केतु का है। अच्छा। मंगल वाला केतु, ऐसा केतु जो मंगल की तरह काम करता है, कुजवत केतु जिसे कहते हैं। और आपने देखा होगा कि जो 9 का अंक है, आप अंतिम निकालिए 25 का जब अंक निकालेंगे 2 और 5 7 का अंक आता है और 7 नंबर केतु का नंबर होता है, ठीक है। तो ये जो पूर्ण जो ईयर है वो मंगल केतु का साल है जी। पूरी तरह से आप निकालेंगे तो ये वो मंगल है जो केतु के साथ काम करता है, केतु की तरह काम करता है। जैसे जो मंगल सिंपली मंगल काम करता है, वो काम करता है कि उसने कोई काम सोचा और एग्रेशन में आके काम कर दिया, ठीक है। पर जब केतु काम करता है ना तो वो या तो बिल्कुल फिनिश कर देता है या टॉप पे पहुंचा देता है। ये है केतु की स्पेशलिटी। और आप इसका रिजल्ट देखिए कि शनि मीन में आए, शनि मीन में है भी अभी, और आप वक्री हैं, आपने देखा होगा कितनी बारिश, ठीक। जब भी केतु वर्क करेगा तो क्या होगा ये मैं आपको समझाती हूं। केतु जब वर्क करेगा तो प्रकृति में आपको ऐसी आपदाएं आएंगी जो टॉप पे हैं, जो तीर्थ स्थल है, क्योंकि केतु तीर्थों का भी हम लोग उपाय में कराते हैं कि केतु अगर खराब चल रहा है तो आप तीर्थ स्थान चले जाइए। और आप देखिए कि मंगल वित्त केतु जब है तो वो खत्म करेगा तो तीर्थों को, टॉप क्लास चोटी जो होता है उसका कारक होता है केतु, तो उसने टॉप क्लास से खत्म करवाना शुरू किया। और खत्म भी देखिए आप ऐसा किए कि जहां किया तो बिल्कुल इस तरह का किया कि पूरा ही खत्म हो जाएगा।
ये आप देख भी रहे होंगे, इसका प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो ये चीज आप देख रहे होंगे। और जब मंगल, आप अभी जो आगे का टाइम देखेंगे कि जैसे मंगल की दशा आई भारत की, ठीक है, अब आप देखेंगे कि एक्चुअल में जो मंगल का साल ढोल पीटा जा रहा था ना, एक्चुअल में तो ये मंगल का साल अब हुआ है। अच्छा, आप जब इसका टाइम निकालिए, मंगल की दशा लगी, ठीक है, 2025 से 2032 तक मंगल की दशा चल रही है, ठीक है। और आप जब अंतिम अंक निकालते हैं 25 को, तो आप काउंट करेंगे 7 का नंबर आ रहा है, और जब आप 32 को काउंट करेंगे तो क्या आता है? 5 नंबर किसका होता है? सूर्य, सिंह राशि है, ठीक है। वैसे तो बुध का भी होता है, पर सिंह राशि को सूर्य को माना जाता है। 1 नंबर सूर्य का होता है, 5 नंबर सिंह की राशि होती है। तो जब 5 का अंक आता है ना, केतु का जब वो होती है, दशा चल रही है, तो बिल्कुल खत्म कर रहा है। और जब सूर्य का टाइम आएगा, जब आप 32 के बाद का जो दशा आएगी, जब वो आएगी, तो आप क्या देखेंगे? 32 वाले टाइम में भारत में आप एक नया भारत देखेंगे, भारत को आप एक नए रूप में देखेंगे। अच्छा, आप जो टाइम इस समय देख रहे हैं ना, आप देखिएगा इन 7 सालों में भारत बिल्कुल इमोशनल फील्ड पे जो काम कर रहा था ना, भारतवासियों को आपने देखा होगा कि इमोशनली लोग जो जैसे भी बोलते थे, एक इमोशनली कनेक्शन उनका बन जा रहा था। पर हाँ, आपने देखा होगा कि जो भी लीडर ने कहा वो मान लिए, धर्म के अंधभक्त हो रखे थे लोग बिल्कुल। पर अब आप देखिए अंधभक्तों का भ्रम भी टूट रहा है ना, तो वो प्रैक्टिकल हो रहे हैं। मंगल की दशा, इसीलिए मैं हमेशा मंगल की दशा को बहुत अच्छा मानती हूँ, और मैं जन्म कुंडली में ज्योतिष में सबसे अच्छा भाव 3rd हाउस को मानती हूँ। अच्छा, यस, मेरे अकॉर्डिंग मैं किसी भी जन्म कुंडली को अगर देख रही हूं तो मैं सबसे पहले 3rd हाउस को देखती हूँ। कारण उसका ये होता है कि 3rd हाउस पराक्रम का कारक है, ठीक है जी। आप किसी भी कुंडली में देख रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को देख रहे हैं, आप उस व्यक्ति में सबसे पहले ये देखिए कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। सिंपल सी चीज है ना। अगर उसमें स्ट्रेंथ ही नहीं है तो आप कुछ भी उपाय भी बताएंगे वो नहीं करेगा, आगे जाएगा ही नहीं, करेगा ही नहीं ना, सिंपल सी बात है। और आप अगर उसका पराक्रम भाव अगर अच्छा है तो वो मिट्टी बेच के सोना पैदा कर लेगा। ठीक बात है। इसीलिए हमेशा ये देखिए कि पराक्रम भाव कैसा है, पहली चीज। और पराक्रम से जब आप देखेंगे तो सीधे 9वां भाव पड़ता है, भाग्यस्थान पड़ता है। और आप 3rd हाउस से जब 9वां को देखें तो 7वां पड़ेगा, 3rd का 9वां 7वां पड़ेगा, ठीक। तो वो आधा हिस्सा होता है, 7वां हाफ होता है। तो आप ये देखो कि आप जब अपने पराक्रम को ठीक कर रहे हो तो आपका भाग्य चमक रहा है। पराक्रम के जस्ट सामने भाग्य भाव होता है। तो इसीलिए कहा है कि जब आप अपने कर्म को सुधारते हो तो आपका जीवन अपने आप ही परिवर्तित होने लगता है। अब वो डिपेंड आप पे करता है कि आप उसको धर्म से सुधार रहे हो, कर्म से सुधार रहे हो, या मुद्रा खर्च करके सुधार रहे हो, किस तरह सुधार रहे हो। पर कर्म तो करना पड़ेगा, तीनों में ही करना है। तीनों ही चीजें बिना कर्म के नहीं हो रही हैं। हम जब यहाँ आए हैं, आपने मुझे इनवाइट किया है, तो ये पॉडकास्ट शूट हो रहा है ना, और पॉडकास्ट शूट करने में भी हम एनर्जी खर्च कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं अपना। अगर हम आराम से बैठे रहे तो पॉडकास्ट शूट नहीं हो जाएगा। कैमरामैन कैमरा ना लगाए तो पॉडकास्ट शूट नहीं हो जाएगा। तो ये सब कर्म है। किसी कर्म के बिना किसी भी फल की उत्पत्ति नहीं होती है। इसीलिए आप जब मंगल की दशा भारत की देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि भारत कर्म प्रधान हो रहा है, स्पेशली वो कर्म पे फोकस कर रहा है, उसे रिजल्ट चाहिए। अब इन 7 सालों में आप देखिएगा भारत के लोग ऐसे काम करेंगे कि वो रिजल्ट गिवन बनेंगे। वो ये भी देखेंगे कि हम जो कर रहे हैं, जिन्हें चूज कर रहे हैं, जिन्हें सेलेक्ट कर रहे हैं, इनसे हमें क्या रिजल्ट मिलेंगे, क्या बेनिफिट मिलेंगे। अब वो केवल हवा में बात करके वो बात नहीं बनने वाली है, जो इमोशनली केवल नहीं होंगे। तो ये डिफरेंस है पहले की दशा और इस टाइम की दशा में। तो आने वाले 7 साल जो है आप ये रिजल्ट बेस्ड होगा, बिल्कुल 100%। आप 2032 में एक नया भारत देखेंगे। अच्छा, एक नए भारत का मतलब ये नहीं, ये मैं यही आपके पॉडकास्ट में भविष्यवाणी कर रही हूं और आप इस चीज को देखिएगा। हो सकता है 7 साल बाद हम आप मिले और आप मुझसे प्रश्न करके देख सकते हैं। हालांकि 3-4 साल में ही रिजल्ट दिखने लगेंगे कि केवल थोथली जमीन पे भारत अब नहीं चलेगा, किसी भी क्षेत्र में हो। भले उसको बिल्कुल खत्म करके चीजें शुरू करनी पड़े, फिर भी भारतवासी उसके लिए भी तैयार रहेंगे और करेंगे, क्योंकि पराक्रम का कारक होता है मंगल, और मंगल रिजल्ट मांगता है। रक्त का भी कारक है ना मंगल। तो वो कहते हैं ना, चाहे लहू बहे, चाहे कर्म करके हो, चाहे कुछ भी करके हो,
हमें रिजल्ट चाहिए वो वाली पोजीशन होती है जन्म कुंडली में। तो हमारे भारतवासियों के लिए, खासकर हमारे जो युवा हैं, उनको क्या नौकरी मिलेगी? जो बेरोजगार है उनको नौकरी मिलेगी, या जो लोग जॉब कर रहे हैं अभी उनकी जॉब कंटिन्यू रहेगी? और हमारे जो बच्चे हैं वो बड़े होके क्या उनका भविष्य कैसा है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज आपने ये कहा कि जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। देखिए, जॉब जो होती है ना, कल भी मिल रही थी, आज भी मिल रही है और कल भी मिलेगी। डिफरेंस क्या होता है कि परिस्थितियां महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक, परिवर्तन को स्वीकार करना पड़ता है जी। जैसे हम ज्योतिषी हैं, पहले हम केवल वहां पे बता रहे थे, घर में बैठ के बताते थे, फिर हम लोग टीवी में बताने आए, न्यूज़पेपर्स में बताने आए, फिर आज पॉडकास्ट में बता रहे हैं। चेंज है ना, ठीक है। तो इसी तरह आपको भारत की कुंडली आप देखिए, वृषभ लग्न की कुंडली है और लग्न में राहु बैठा हुआ है। अच्छा। और राहु क्या होता है? इल्यूजन का कारक होता है, भ्रम का कारक होता है और टेक्निकल का कारक होता है। तो ये तो कह ही नहीं सकते हैं कि भारतवासियों को जॉब नहीं मिलेगी। आप देखिए ना, जितनी भी आप फॉरेन कंट्रीज देख लीजिए, मैक्सिमम टॉप पोस्ट पे भारतीय बैठे हुए हैं। बैठे हैं कि नहीं बैठे हो? बहुत सारी कंट्रीज भारत की इंजीनियर्स और साइंटिस्ट से चल रही है, डॉक्टर्स भी इनफैक्ट। हाँ, बहुत सारे देश चल रहे हैं। तो ये तो कहना ही बिल्कुल बेकार है कि जॉब जनरेट की जाती है। जॉब जो टेक्निकल डिमांड है, आप जैसे बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि एआई हमारी जॉब खा जाएगा। एआई जॉब नहीं खाएगा, आपका माइंड सेटअप आपकी जॉब खाएगा। आपका माइंड सेटअप आपकी जॉब खाएगा ना। आप लकीर के फकीर बने रहोगे, आप एआई को यूज ही नहीं कर रहे हो, आप एआई सीख ही नहीं रहे हो, उससे भाग रहे हो, तो आप कैसे ग्रो करोगे? धारा के साथ जो प्रवाह है उसके साथ बहना सीखिए। आपको ये देखना होगा कि समय की डिमांड क्या है, आप उस तरह से आगे बढ़िए। कैसे नहीं जॉब मिलेगी? और जॉब देता कौन है? मैंने कहा ना, ये जो मंगल की दशा होगी ना, बहुत कुछ चेंज करेगी। जैसे अब भारतीय है ना, आप अभी देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ एक ये नारा चल रहा है कि विदेशी कंपनियों को बाइकाट करिए। ये चल रहा है। आप नेपाल में देखिए, जितना जनजी जो विरोध हुआ वो किस पे हुआ? सॉफ्टवेयर पे। केवल आप देखिए, सॉफ्टवेयर की चीजें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यही सब तो बंद हुआ था। सोशल मीडिया बंद हुआ था और सोशल मीडिया के ही विरोध में ये पूरा जनजी हो गया विरोध खड़ा। इतनी बड़ी क्रांति हो गई, पलट गया। कितनी बड़ी क्रांति हो गई, पूरा तख्ता पलट गया। छोटी चीज है ये, आप सोशल मीडिया को छोटा सोच रहे हैं, बहुत बड़ा पावर टूल है ये। तो आपको अपने माइंड सेटअप को ऐसा करना होगा। और भारत में भी आप देखिए, कहीं ना कहीं हवा आने लगी कि भाई हमें विदेशी चीजों का बहिष्कार करना चाहिए। आप सुन रहे होंगे, ये मार्केट मतलब समाज में चल रही है ये बातें कि हम अपने रोजगार डेवलप करें, हम अपनी चीजें बनाएं। तो भारत बेरोजगार इसलिए हुआ क्योंकि हम एक माचिस की तीली से लेके एक बड़ी से बड़ी मशीनरी तक दूसरे पे निर्भर हो गए, इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें यह भी समझना होगा और ये चीज समझी जाएगी। मैं 101% दावे के साथ कह सकती हूं कि मंगल की महादशा में भारतीय ये चीज समझेंगे, और नहीं समझेंगे तो भारतवासी उसको समझाएंगे भी। अच्छा, ये भी है कि भारतवासी उसके लिए भी तैयार हो गए हैं कि मंगल जो होता है वो तैयार करता है। मंगल का जो वर्ष होता है, मंगल का जो समय होता है, वो ऐसा समय होता है कि वो अपने आप को, अपने काम को करने के लिए पराक्रम पैदा कर लेता है, ऊर्जा पैदा कर लेता है। चूंकि जो भारत का लग्न है वो शुक्र का लग्न है और राहु वहां बैठा हुआ है, और सेकंड हाउस में बुध की राशि में, मिथुन राशि में मंगल बैठा हुआ है। तो भारत में जो ध्यान रखने वाली चीजें हैं वो क्या होंगी कि भारत अब जो केवल बातों के लक्ष्य थे उन पे काम नहीं करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज की भ्रमित नहीं होगा, क्योंकि भारत के पंचम हाउस में 5-6 ग्रह बैठे हुए हैं, तो वो भ्रमित नहीं होगा और उसको अच्छे से वर्क करने को समझने के आगे बढ़ेगा। और डेफिनेटली भारत, आप 2032 में एक नया भारत देखेंगे। भले ये टाइम आक्रमणों का, युद्ध का, क्रांति का रहे, पर आप केवल एस्ट्रोलॉजी ही नहीं, केवल किसी एक फील्ड ही नहीं, हर फील्ड में प्रॉपर जो एक्चुअल में चीज है उसे लोग एक्सेप्ट करेंगे और जितना कचरा है उसको छांट देंगे।
और ये मैं सिर्फ एक चीज में नहीं कह रही हूँ, हर फील्ड में। आप एस्ट्रोलॉजी में भी देखिएगा, एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में, धर्म में भी इतना सारा कबाड़ इकट्ठा हो गया है। जिनको कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं जानना है, वो भी एस्ट्रोलॉजर बने हुए हैं, कुछ भी बता रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। तो आप ये चीज देखिए कि आप देखेंगे कि अभी आने वाले मुश्किल से 2 सालों में इनकी भी छटनी होनी है, जनता इन्हें भी छांट ले जाएगी। तो हमारी भारतवर्ष के लोग एक क्रांति के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, और ये क्रांति भारतीय ही करेंगे, भारतीय ही करेंगे। अच्छा, क्योंकि उनके अंदर ये चीज आ चुकी है कि हमें अब प्रॉपर एक्यूरेट चीज चाहिए। अब वो चंद्रमा की दशा में नहीं है, अब वो प्रॉपर मंगल की दशा में है, और मंगल एक्यूरेट चीज की डिमांड करता है। तो अभी जैसे ट्रम्प ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया 50%, तो हमारा एक्सपोर्ट जो है आने वाले टाइम में कम हो जाएगा। तो इसका आप क्या सोचती हैं, हमारी जॉब्स के ऊपर, हमारे भारत के ऊपर इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, पहली चीज तो मैं ये बोलूंगी कि जो टैरिफ, टेलीकॉम और टैरिफ का जो, स्पेशली टेलीकॉम में बोलूंगी मैं, कोई ना कोई बड़ा डिसीजन निश्चित आएगा। ये इसको आप भविष्यवाणी समझ सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं। जो ये मंगल का टाइम है ना, इसमें लगभग 2 इयर्स, वैसे तो पहले ही मुझे दिख रहा है, पर लगभग 2 साल से पहले टेलीकॉम कंपनियां कोई एक बिग डिसीजन लेने वाली हैं, कोई रेवोल्यूशन होने वाला है, क्रांति होने वाली है। इसमें निश्चय डेफिनेटली होने वाला है। सिम से रिलेटेड कोई डिसीजन आ जाए, या पैसों से रिलेटेड कोई डिसीजन आ जाए। इसमें मैंने एक शॉर्ट भी दिया था, और आपके पॉडकास्ट में फिर कह रही हूं कि मैं सबसे बोलूंगी कि थोड़ा लिक्विड मनी अपने पास रखें। सारा पैसा बैंकों में मत रखें, किसी एक पर्टिकुलर बैंक में मत रखें। थोड़ा बहुत लैंड में भी इन्वेस्ट करें, पहली चीज, ठीक है। केवल इसलिए नहीं इन्वेस्ट करें लैंड में कि हमें मतलब केवल घर वाला ही लैंड चाहिए। खेती युक्त भूमि में भी आप इन्वेस्ट करें, अच्छा, वो भी आपको लाभ देगा, पहली बात। और पैसे को किसी एक जगह मत रखिए, क्योंकि मंगल, आप जब भारत की कुंडली देखेंगे तो धन भाव में बैठा हुआ है। अच्छा। बुध की राशि में, मिथुन राशि में धन भाव में मंगल बैठा हुआ है, ठीक है। पहली बात तो शत्रु की राशि है। अच्छा। बुध, और धन भाव में मंगल बैठा है, तो धन से रिलेटेड कोई डिसीजन मंगल के टाइम में होने हैं, जरूर होंगे। पैसे से, आपके जो पैसा है उससे जुड़ा, करेंसी से जुड़ा कोई डिसीजन 100% आएगा, ठीक है। तो और टेलीकॉम से जुड़ा हुआ कोई डिसीजन अगले 2 साल में, हाँ, अगले 2 साल में, ठीक है। और आपने ये चीज बोला कि एक बात आपने और क्या बोली थी, ट्रम्प का टैरिफ। हाँ, ट्रम्प का टैरिफ। आप ये देखिए कि ट्रम्प ने, एक तो स्कॉर्पियन है ट्रम्प, मोदी जी भी स्कॉर्पियन है, और 2 स्कॉर्पियन जिन्हें कहते हैं वो है प्रॉपर, समझ रहे हैं। अगर छेड़ दिया तो छोड़ते नहीं है। और स्कॉर्पियन जो होते हैं ना, जैसे बिच्छू का स्वभाव है डसना, कहते हैं ना, पुराने लोगों से अपनी कहावत सुनी होगी कि सर्प का स्वभाव है डसना, ठीक है। बिच्छू एकदम शीतल जगह पे, ठंडी जगह पे रहता है, पर जब डसता है तो आपकी पूरी बॉडी में आग फेंकने लगता है, लहर फेंकने लगता है ना, नीली हो जाती पूरी बॉडी। तो वही चीज है कि ट्रम्प को कितना भाईचारा दिखाया जा रहा था, ठीक। जैसे बिच्छू की सही औकात सामने आ जाती है समय आते, उसी तरह ट्रम्प जी की हकीकत सामने आ गई कि नहीं देशवासियों के, कितना भाईचारा दिखाया जा रहा था। लेकिन और आप सबसे बड़ी चीज देखिए कि अमेरिका, जिसने इतने बड़े वोट बैंक से उसे जिताया, ट्रम्प को लेके आए, उस अमेरिकन की उसने छीछा लेदर कर दी है। भाई हम यहां बैठे हैं तो हमें लग रहा है, बट आप अमेरिकन से पूछिए, अमेरिकन बहुत परेशान है, अमेरिका की कंडीशन बहुत खराब है। और आप आने वाले टाइम में देखिएगा, अमेरिका के लिए खुद को बचाना मुश्किल है, हमें तो छोड़ दीजिए आप, हम पे वो क्या ही टैरिफ लगाएंगे और क्या करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि जितने भी देश, आप मुस्लिम कंट्रीज को देख लीजिए, सऊदीयन जितनी भी कंट्रीज हैं, अरेबियन कंट्रीज हैं, आप सिंपल सा देखिए कॉन्सेप्ट कि ये खुद ही एक दूसरे को मार के मर जाते हैं। ये आपने वॉच किया है? बिल्कुल, आपस में ही लड़के मर जाते हैं। इजराइल गाजा की बात करें, आपस ही में देखिए ना, इन्हें दूसरे के शत्रु की जरूरत ही नहीं है, भाई भाई ही लड़के मर जाते हैं, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति है मार के खाना और मार के राज करना, ठीक। तो आप हमेशा ये याद रखिए पुनीत जी कि जो दूसरों को मार के खा सकता है, ठीक है, वो अपनों को भी मार के खा सकता है ना। बिल्कुल ठीक बात है।
क्योंकि जिसके में मारने का डर खत्म हो गया, भाव खत्म हो गया। मारता तो वही है जिसमें इमोशनलेस हो जाता है जब आदमी, तो जब वो भाव खत्म हो गया तो मतलब चंद्रमा बिल्कुल खत्म हो गया, तो वो फिर दूसरों को मार सकता है तो अपनों को भी मार सकता है। तो ये चीज होती है। और वही सेम ट्रंप के साथ है कि ट्रंप का जो टैरिफ आप देख रहे हैं, यही ट्रंप और टैरिफ ले डूबेंगे। ये टी का जो कॉम्बिनेशन है ना, यही ट्रंप को ले डूबेगा। अच्छा, हमारे यहाँ तो खैर आएगा ही। हमारे यहाँ भी क्यों आया, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि भारतीयों के आंख पे जो पट्टी बंधी थी ना ब्लाइंड फेथ की, फट गई, उसे खोलने का काम किया है परमपिता ने। सनातन धर्म में जो ताकत है ना, आप शायद पुनीत जी नहीं समझते होंगे, पर मैं तो पूरी तरह से आध्यात्मिक महिलाओं में जानती हूं कि अध्यात्म की ताकत क्या होती है। अध्यात्म में इतना बल होता है। भारत आज यहां तक जो पहुंचा है, इतना जो बल अभी भी जो खुद को बचा के उसने रखा है ना, वो उसका आध्यात्मिक बल है। उसके संत महात्मा महर्षियों की, वो पूर्वजों की ताकत है, जिसके दम पे वो आज भी खड़ा हुआ है। आप देखिए कैसी भी सिचुएशन होती है, मैनेज कर लेता है ना खुद को। उसका कारण ये है जो हमारे यहाँ वसुंधैव कुटुंबकम की जो भाव है, सर्वधर्म समभाव जो है, उसकी ताकत हमें बचाए रखती है। तो हमारा कोई कितना भी शत्रु हो, जिसके लग्न में राहु बैठा हो ना, वो अच्छे अच्छों के मुखौटे पकड़ लेता है। वो तो भारत की पहचान है भाई। राहु जहां बैठ जाता है उसके आगे गेम खेलना इतना आसान नहीं है। वो बात अलग है कि लग्न में जिसके राहु होता है उसे सामने वाले के अकॉर्डिंग खुद भी बेरुपया बनना आता है। तो भारत अपने आप को सामने वाले के अकॉर्डिंग ढाल लेता है, पर जब वक्त आएगा तो दिखाना भी भारत जानता है कि वो क्या है। तो अब वो वक्त आ चुका है। अब आप ट्रंप की या किसी की भी आंखों की पट्टी नहीं बन सकता है भारत की आंखों पे। और भारतीयों के जो जहन में भ्रम के बादल जितने थे ना, वो सब छट चुके हैं। वो समझ चुके हैं कि एक्चुअल में क्या कंडीशन है। और हमें अगर इतने सालों में रोजगार जिसकी बात की गई थी नहीं मिला, काला धन आएगा। काला धन तो आया नहीं, बहुत सारे लोगों का काला धन सफेद धन हो गया, ब्लैक मनी व्हाइट मनी हो गई। तो ये भारतीयों को भी दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। तो वो सारी चीजें अब प्रैक्टिकल रूप में आपको रिजल्ट देती हुई दिखाई देंगी। यहां मैं एक बात और भी बोलूंगी कि कोई बड़ी बात नहीं है कि जेनजी जैसा कोई काम भारत में हो जाए। अच्छा, हाँ बिल्कुल। आप देखिए ना, आप किसी भी चीज को अगर कुरेदते रहेंगे, भाई आप नासूर बना ही क्यों रहे हो? मैं सिंपल सी बात कह रही हूं कि ये नासूर क्यों बना रहे हो? अगर किसी चीज की रिक्वायरमेंट है तो उसको पूर्ति करो। इतने टैलेंटेड हमारे देश के युवा हैं। आपको नहीं लगता कि भारत में इतने पढ़े लिखे बेरोजगारी कितनी चरम पे पहुंचती चली जा रही है? एक रॉन्ग डिसीजन जो मैं कहूंगी मेरे हिसाब से बिल्कुल रॉन्ग था। आपने केवल, आप गवर्नमेंट सेक्टर्स देखिए, स्कूल्स बंद कर दिए गए, स्कूल मर्ज कर दिए गए। आपको नहीं लगता इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा? इसका बदला जनता लेगी, आपको नहीं लगता है? डेफिनेटली लेगी। स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं। और स्कूल, आप भारत की जब आप जनता को देखेंगे तो मैक्सिमम पब्लिक मिडिल क्लास से आती है, गरीब आती है, ग्रामीण क्षेत्रों से आती है। तो वो जो अमीर तो कहीं भी पढ़ा सकता है, और वो तो पहले भी सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ा रहा था। बिल्कुल भाई, कौन सा अमीर सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाता है? कोई नहीं पढ़ा रहा था। जो गरीब तबके के हैं वही पढ़ा रहे थे, और आपने उनसे उनका स्कूल छीन लिया। आपने 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर स्कूल कर दिया, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि जो 5 किलोमीटर दूरी पे अपने बच्चे को नहीं भेज पा रहे थे, भाई वो लेबर है, कहीं लेबरी का काम कर रहे हैं, वो 5 किलोमीटर तो स्कूल भेज नहीं पा रहे थे, 10 किलोमीटर कैसे भेजेंगे? ठीक। तो इससे क्या हुआ कि समाज में एक विरोध आया। एजुकेशन, जो हेल्थ है, एजुकेशन है, फूड है, ये जनरल चीजें होती हैं और ये पब्लिक को मिलनी चाहिए। बल्कि हम न्यूज में भी देखते हैं कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है या बच्चे हैं, उनको जो नदी पार करके पढ़ाई करने दूर जाना पड़ रहा है, खाट पे ले जा रहे हैं, कोई किसी कैसे ले जा रहे हैं। तो ये चीज, ये गलत डिसीजंस है, इसे मैं रॉन्ग डिसीजन कहती हूँ। तो आपको शिक्षा को इस तरह से नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कि आपने स्कूलों को मर्ज किया, स्कूलों को जोड़ दिया, बहुत सारे स्कूल 25,000 30,000 सुनने में आ रहा था कि स्कूल बंद हो गए, बहुत सारे शिक्षकों की नौकरी चली गई, बेरोजगारी बढ़ी।
तो कहाँ रोजगार बढ़ाने की बात हो रही है, जो रोजगार है वो भी घट रहे हैं। पहले आपने देखा होगा रेलवे में बहुत सारी नौकरियां चली गई थी, इसी तरह बैंक मर्ज हुए, बैंक की नौकरियां चली गई। आप नई कंपनीज ला नहीं रहे हो, अपने देश का जो रोजगार है उसको बढ़ा नहीं रहे हो, तो ये चीजें कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम बनेंगी। गुस्सा है लोगों में भाई। हाँ, लोगों में गुस्सा है। जो जब पहला भाषण अमेरिका में हुआ था तो आपने एक देखा होगा कितना दमखम था, कितना ओज था, वो चीजें आपको आज नहीं मिल रही होंगी। बल्कि 2024 का इलेक्शन भी बहुत मुश्किल से जीतते हुआ। जब 2000 जब ये राम मंदिर की स्थापना हो रही थी 21 जनवरी दिन, हाँ, तभी आप वो टाइम खराब था। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि वो टाइम अच्छा नहीं है, उसके बाद भी की गई, केवल इलेक्शन के प्रेशर में आकर के उस टाइम उसका वो हुआ। फिर एक बात मैं और यहां पे कहूंगी, आपने राम की प्रतिमा को काला नहीं देखा होगा, पॉइंट ध्यान दीजिएगा मेरा। ठीक करिए। प्रभु श्री राम की प्रतिमा को जब हम वॉच करते हैं तो हमारे नजरों में चांद सूर्य की तरह सुंदर आभा मंडल वाले प्रभु सामने आते हैं ना। हमने प्रभु श्री राम की प्रतिमाओं को हमेशा सुंदर में देखा है, काले में नहीं देखा है। बिल्कुल। श्याम वर्ण हमने कृष्ण भगवान को देखा है, काले में। धर्म का प्रतीक भगवान श्री राम है। और जो आपके राजनीतिज्ञ माने जाते हैं वो आपके कौन माने जाते हैं? प्रभु कृष्ण। सतयुग में प्रभु राम थे ना, और द्वापर युग में कृष्ण भगवान थे। और सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ राजनीतिज्ञ कृष्ण जी को कहा जाता है, और उनकी प्रतिमा भी श्याम वर्ण है। श्याम वर्ण क्या होता है? काला रंग जो हर रंग को खुद में समेट ले, और सफेद रंग जिसपे एक भी डेंट पड़ जाए तो वो मैला लगने लगता है। तो प्रभु श्री राम को हमने उज्जवल रूप में देखा और वो काली प्रतिमा लगाई गई। आप भाई, मैं थोड़ा पर्सनल यहां बोलूंगी, मैं पर्सनल रूप में कभी भी उसे बाई सोल कनेक्ट नहीं कर पाई। वो एनर्जी, वो सोल जो अयोध्या में एक पॉजिटिविटी फील होती थी, वो मैं नहीं फील कर पाई। अब उसका कारण जो भी हो, वास्तु मुझे वहां का गड़बड़ 101% लगता है, वो टाइमिंग ही नहीं सही लगता। तो प्रतिमा कैसे सही हो जाएगी जब कोई चीज पूर्ण ही नहीं है? आप उस समय उसका शिलान्यास कर रहे हो, वो कैसे सही हो जाएगा? और उसका रिजल्ट आपको 2024 के इलेक्शन में देखने को मिला। मैंने कहा ना, भारत सनातनियों का देश है, तो भारत का फैसला ऊपर वाला भी कहीं ना कहीं करता है। ये भी ध्यान रखिएगा, केवल भारतीय ही नहीं करते, प्रभु भी साथ रहते हैं। तो वो चीज आपको उसमें दिखी 2024 से, बल्कि 2024 के पहले से ही लोगों के माइंड सेट में धीरे धीरे ये चीजें आना शुरू हो गई थी। और प्रेजेंट टाइम में आप ये काफी हद तक देख रहे होंगे, उसका परिणाम ही आप देख रहे हैं। और अभी तो मोदी जी का जन्मदिन भी आ रहा है। तो डॉक्टर साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है बीजेपी से ही। आपने बीजेपी की कुंडली भी देखी है, तो हमारे दर्शकों को जरा बताइए कि बीजेपी को नया प्रेसिडेंट कब तक मिलेगा और किसके बनने की संभावना है? बीजेपी को नया अध्यक्ष जी, मुझे भैया जी का नाम आपने सुन रखा होगा, मुझे संभावना दिखती भैया जी की। और इसके बाद जहां तक मुझे लगता है, मतलब मैंने जो देखा है, देखिए कुंडली की भी बात होती है, मैंने जिनकी कुंडली देखी है उनके आधार पे बताऊंगी। मनोहर लाल खट्टर फर्स्ट नंबर पे मैं भैया जी को बोल रही हूँ। अच्छा, फर्स्ट नाम जो मुझे दिखता है वो भैया जी का लगता है, दिख रहा है। उसके बाद जो भारत की कुंडली है उसको देखते हुए, बीजेपी की कुंडली को देखते हुए, मुझे ये लगता है कि ये मनोहर लाल खट्टर या वसुंधरा राजे सिंधिया, स्पेशली वसुंधरा राजे सिंधिया की मुझे दिखाई देती है कुंडली। कारण यह है कि किसी लेडी चेहरे को ये लाएंगे। अच्छा, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी लेडी चेहरे को आगे किया जाएगा। कुछ और भी कारण होते हैं, आप समझ रहे होंगे। कारण क्या होता है, कई बार हम टीआरपी जिसे कहते हैं ना, कि इमोशनली कनेक्ट करने के लिए भी उसको लाते हैं चेहरे को, तो वो चीज़ है। तो मुझे दिखता है कि जो मैंने कुंडलियां भी जितनी देखी उनके हिसाब से बता रही हूँ, मैंने जिन लोगों की कुंडली देखी और जितना मैंने बीजेपी की कुंडली देखी है, मेरे हिसाब से भैया जी या फिर वसुंधरा राजे
सिंधिया या मनोहर लाल खट्टर। हाँ, या मनोहर लाल खट्टर और वसुंधरा राजे सिंधिया की कुंडली मुझे एक जैसी ही लगभग दिखती। दोनों का पॉइंट्स लगभग बराबर के दिख रहे हैं। जो हाई पॉइंट्स दिख रहे हैं वो भैया जी के दिख रहे हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस मुझे वसुंधरा राजे सिंधिया के लगते हैं मनोहर लाल खट्टर अच्छा से। जी। अभी आपने बात की थी स्टार्टिंग में टेलीकॉम की, तो टेलीकॉम सेक्टर में अगले 2 साल में ऐसा क्या होने वाला है जिससे भूकंप सा आ सकता है हमारे भारत में? सिम पे बड़ा डिसीजन आ सकता है। सिम कार्ड पे इनकी जो कंपनियां हैं इनको लेकर के कुछ ऐसा डिसीजन गवर्नमेंट ले सकती है जो हम लोगों के लिए काफ़ी मतलब अभी आप देख रहे हैं टैरिफ की वजह से बर्डन बढ़ गया है लोगों पे, और इसको इस तरह से कर दिया जाएगा कि हमारी जो लाइफ है ना वो काफ़ी कुछ चेंज हो जाएगी। और आपने एक चीज़ और भी यहाँ पे ध्यान दी होगी कि ऐसी डिमांड है लोगों की कि बहुत सारे लोग हैं जो केवल ऐसे फ़ोन यूज़ करते हैं जिनमें नेट वगैरह का कोई काम ही नहीं होता है। बेसिक फ़ोन होते हैं और वो रिचार्ज उन्हें कराने पड़ते हैं जो उनका वेस्ट जाता है। तो इस तरह का कोई डिसीजन आ सकता है, क्योंकि मंगल जो सेकंड हाउस में कारक है भारत की कुंडली में, वो वाणी का बोलने का भी कारक होता है। बुध की राशि में है तो बातचीत से जुड़ा हुआ जो काम है उस पे कोई ऐसा डिसीजन लिया जा सकता है जो भारत के लिए आगे चल के थोड़ा फेवरेबल भी होगा। अच्छा, ओके, तो इस तरह का मुझे चेंजेस दिखाई देते हैं जी। आजकल हम लोग देख रहे हैं धर्म के क्षेत्र में थोड़ा सा विरोधाभास सा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? धर्म के क्षेत्र में विरोधाभास हमेशा तब होता है, देखिए पुनीत जी, जब हमारी कथनी और करनी में अंतर होता है। विरोधाभास कब होगा? हाँ, नेचुरल है भाई। हमें धर्म का स्वरूप दिखाया जा रहा है, ठीक है, और प्रैक्टिकल वे में जब हम आते हैं तो वो चीज हमें मिल नहीं रही है। प्रेजेंट टाइम में आप देखिए कि ज्योतिषियों की, एस्ट्रोलॉजर्स की भीड़ आ गई है। बिल्कुल हर कोई ज्योतिषी बना हुआ है, ठीक जी। अब जो परेशान है वो आ रहा है उनके पास, पूछ रहा है। अब जाहिर सी बात है कि सब तो ज्योतिषी नहीं हो सकते, सब तो गुरु नहीं हो सकते, और बहुत सभी कथावाचक बन रहे हैं क्योंकि पैसा खो गया उसमें। तो अब सब कथावाचक भी नहीं हो सकते। तो और उनके जब हम जाके वो काम करेंगे, जब जो जाके वो काम करेगा उससे रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो ऑटोमेटिक सी चीज है कि उसका विश्वास उठेगा ना। तो विरोधाभास कहाँ होता है? हमेशा जब कथनी और करनी में डिफरेंस होता है, और यही विरोधाभास धर्म के एक्चुअल स्वरूप को सामने ले आएगा। अच्छा, आप देखिएगा ये जो मंगल की महादशा के बाद जब राहु की महादशा आएगी भारत की, तो भारत के लग्न में राहु बैठे हुए हैं और उस टाइम में भारत एक अलग ही लेवल पे होगा भाई। अच्छा, सारे प्रॉब्लम्स मंगल की महादशा में, बहुत सारे टर्बुलेंस भारत में आएंगे, पर इसमें भारत खुद को मांझ लेगा। ये सारे डाउट्स भारत क्लियर कर लेगा कि धर्म वो है जो धारण किया जाए। सनातन धर्म का एक्चुअल जो बीज है ना वो भारतीय समझ जाएंगे। बहुत अच्छे से लोग जानते भी हैं, पर धर्म के नाम पे ये जो कचरा परोसा जा रहा है, ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, ये जो ज्ञान बांटा जा रहा है कि आप शराब ले जा करके भोलेनाथ पे चढ़ाइए और आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। आप ये सोचिए कितने लोअर लेवल की बात है ये। मुझे तो सोच के भी शर्म आती है कि आप एक ज्योतिषी होकर के बैठे हुए हैं, आपको लोग करोड़ों अरबों पब्लिक, भाई विदेश में, दुनिया में लोग आपको एज ए एस्ट्रोलॉजर देख रहे हैं, और आप ये बोल रहे हो कि जाकर के शराब वहां चढ़ाने से आपका पति शराब छोड़ देगा या फिर आपके घर में ये ग्रोथ हो जाएगी। मतलब जो चीज आपको छुड़वानी है वो आप अपने आराध्य पे चढ़ा दोगे। सोच के देखिए कि हमारी संस्कृति क्या कहती है, अतिथि देवो भव। हमारे घर में अगर खिचड़ी भी बनी है ना, पर अगर गेस्ट आ रहे होते हैं तो हम उनको मटर पनीर बना के खिलाते हैं कि नहीं खिलाते पुनीत जी? तो हमारे आराध्य जो हैं, जो चीज हमें अपने घर से फेंकवानी है, शराब हमें अपने घर में छोड़ानी है, तो हम जाके अपने आराध्य पे चढ़ा देंगे? बिल्कुल नहीं। हाँ, या फिर लोग बोलते हैं गरीबों को दे दो, राहु का उपाय है गरीबों को पौवा दान कर दो, बहुत सारे लोग कहते हैं। और मैं ये कहूंगी राहु के इसके अलावा भी बहुत सारे उपाय हैं। राहु एक्चुअल में नशा है, ठीक? तो क्या चाय का नशा नहीं होता है? बिल्कुल। बताइए आप, चाय का नशा नहीं होता है? बिल्कुल होता है। क्या कॉफी का नशा नहीं होता है? होता है।
क्या पढ़ने का नशा नहीं होता है? क्या गाने का नशा नहीं होता है? तो आप राहु जो है वो एडिक्शन है। आप किसी को कंप्यूटर भी तो दे सकते हो, आप किसी को मोबाइल दान दे दो, आप कोई सॉफ्टवेयर बना के भारत को दे दो। ठीक बात है। आपने राहु के लिए किया कि नहीं किया? आप उससे भी आसान बता दूं, उससे बहुत आसान उपाय, और आपके माध्यम से सारे लोगों को बताना चाहूंगी मैं। अगर आपका राहु खराब है, अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु खराब है या महादशा में खराब है, कैसे भी करके अगर आपको राहु के नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं, आप इसको कुंडली में भी देख सकते हैं, हाथ में भी देख सकते हैं, खुद से देख सकते हैं। आपके हाथ पे ये जो जगह होती है, इस जगह पे, हाँ इस जगह पे अगर इस तरह की रेखाएं बहुत सारी आ रही हैं, अच्छा, बेड़ी रेखाएं और खड़ी रेखाएं जी एक साथ बहुत सारी आ रही हैं, तो आप समझिए राहु खराब है। अच्छा। और ऐसा राहु जब होता है, और अच्छा राहु जब होता है, तो ये उभरा हुआ पर्वत होता है और सीधी सीधी लाइन 1-2 होती हैं, या मैक्सिमम 3 अगर है तो राहु बहुत अच्छा है, और अगर बहुत सारी हैं तो राहु खराब है। ठीक है, राहु खराब है, चाय पत्ती का दान कर दो, सबसे अच्छा तरीका। कितना आसान है सोचो। हम क्यों शराब को लाएं? हमारे महर्षियों ने इतने अच्छे अच्छे उपाय कर रखे हैं भाई, क्या जरूरत है खराब चीज लाने की? आप ऐसी चीज का, चाय पत्ती का दान कर दो। किसको कर दो? जो सबसे ज्यादा बदबू के कार्य को करता हो, मतलब स्वीपर। आप ये बोल रहे स्वीपर को शराब दीजिए, यही तो बोलते हैं। क्यों दें भाई हम शराब? मतलब अपना घर बनाने के लिए दूसरे का घर बर्बाद करें? अरे भाई उसको चाय पत्ती दान कर दो, कॉफी दान कर दो, आप एक मोबाइल खरीद के दान कर दो उसको। ठीक बात है, सीधी सी चीज है। आपका राहु ठीक हो जाएगा, राहु बैलेंस होने लगेगा। थोड़ी थोड़ी 5 रुपए की चाय पत्ती का पैकेट खरीद लो, 10 रुपए की खरीद लो, इतना तो सभी कर सकते हैं ना, तो राहु बैलेंस हो जाएगा। और बल्कि शराब की बोतल तो इससे महंगी आएगी है। तो मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं उज्जैन गई थी, काल भैरव जी पे गई थी, सबने बोला कि यहाँ शराब मदिरा चढ़ती है, और मैं खुद वहां गई हूँ, दर्शन करके आई हूँ, बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं, और मैंने ना खुद मदिरा चढ़ाई ना किसी को चढ़ाने को दी अपनी फैमिली में। और मैंने वहां भी लोगों को यही चीज बताई, और बाकी और भी लोग जो वहां पे, कई लोग ऐसे थे जो वहां पे बॉटल वो रख के चले गए। जब उन्होंने ये चीज सुनी, जब मैंने उन्हें ये बात समझाई कि केवल कोई चीज लकीर के फकीर मत बनो, कि कोई चीज पहले से चलती चली आ रही है तो तुमने उसे, भारत में तो ये हाल है कि आप कहीं पे अगर बहुत दिन तक फूल चढ़ाते रहो तो लोग इसको देवस्थान बना देते हैं। बिल्कुल। तो क्या पता यहाँ पे किसी ने कोई शराबी रहता हो और पीता रहो और आप वहां पे शराब चढ़ाने लगे कि महादेव पे शराब चढ़ती, ट्रेंड बन गया है, एक ट्रेंड बना दिया आपने। तो केवल अपने भी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना चाहिए, और यही कॉमन सेंस का इस्तेमाल अब भारत करेगा। अच्छा, भारतीय अब इसी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे इस मंगल की महादशा में। तो हमारा भारत बदलने वाला है, और बिल्कुल डेफिनेटली बदलने वाला है। इन 7 वर्षों में, ये 7 का वर्ष आने वाले 5 के अंक में नया भारत खड़ा करेगा। आपके हिसाब से अगली प्राकृतिक तबाही क्या हो सकती है भारत में? देखिए, अभी चंद्र ग्रहण आया था, आपदा आप सबने देखी। अफगानिस्तान में कितना भयंकर भूकंप आया आपने देखा ही, और प्राकृतिक आपदाएं तो आप अभी लगभग 2-3 महीने से देख रहे होंगे, बहुत भयंकर। हाँ। आपने ऐसे सभी, लगभग हमारे सभी देव स्थल प्रभावित हो चुके हैं। ठीक है, आप अभी आने वाले टाइम में देखिएगा, और मैं बिल्कुल आपको पॉइंट भी बताती हूँ, कम से कम 7 की तीव्रता का भूकंप भारत में। नहीं, भारत में नहीं, भारत के तो सिर्फ नॉर्दर्न एरिया में मुझे दिखाई देता है। अच्छा। और दिल्ली में भी थोड़े बहुत झटके दिखेंगे, बट नॉर्थ के एरिया में काफी दिखाई देता है ये। बाकी ये जो इसका मेन वो रहेगा, वो टर्की के आसपास, टर्की जैसा भूकंप। हाँ। यस, आपको चाइना है, अच्छा, इसके आसपास दिखेगा आपको, और आप इसकी तीव्रता 7 के आसपास मुझे दिखती है। बहुत ज्यादा है तो। हाँ, ये भूकंप दिखता है। कारण क्या है आप समझिएगा। आप एक चीज और ध्यान दीजिए कि जब हमारे पिछले चैत नवरात्र आए थे जी, ठीक है, तो वहां पे जिस दिन नवरात्र शुरू हो रहे थे उसी की रात्रि में सूर्य ग्रहण लगा था। 29 तारीख को सूर्य ग्रहण लगा था जी। सूर्य ग्रहण से चैत नवरात्र शुरू हुए थे, और इस बार भी चैत नवरात्रि की शुरुआत सूर्य ग्रहण से ही हो रही है। 22 तारीख को, 22 को सूर्य चैत नवरात्रि शुरू हो रही है, और 21 की रात्रि में ही सूर्य ग्रहण लग रहा है। ओहो। तो 22 की सुबह ही हो गई ना, जी, वो जी 22 की सुबह ही है वो समय जब रहेगा। तो आप ये देखिए कि इस बार भी नवरात्रि की शुरुआत
ग्रहण से ही हो रही है। हालांकि माता रानी इस बार हाथी पे सवार होकर आ रही है और हाथी सुख समृद्धि का और धन वैभव का कारक माना जाता है, पर एक बहुत बड़ा वाहन है, समझ रहे हैं? तो एक बड़ी आपदा के बाद का वो उन्नति दिखाई देती है। तो इस बार नवरात्रे 10 दिन के हैं? हाँ, 10 दिन के हैं। इस बार के नवरात्रे 10 दिन के होंगे। इस बार तृतीया तिथि जो पड़ेगी वो 2 है। अच्छा, तृतीया की जो तिथि है वो 2 पड़ेगी, 24 को भी पड़ेगी और 25 को भी पड़ेगी। हम चतुर्थी 26 को मनाएंगे। और अच्छी चीज आप देखिए क्या हो रही है हमारे यहाँ कि अक्टूबर का जो समय शुरू हो रहा है वो हमारा माँ सिद्धिदात्री, सभी सिद्धियों को पूर्ण करने वाली माता रानी के दिन से शुरू हो रहा है। 1 अक्टूबर बहुत शुभ है, ये बहुत शुभ है। इसको मैं तो बहुत शुभ मानती हूँ। बहुत अच्छा होता है ये, हाथी पे सवार होके आना भी अच्छा होता है। और फिर आप ये देखिए कि तिथि का क्षय होना खराब माना जाता है। कोई तिथि जब घट जाती है और जब तिथि बढ़ रही है तो हम बढ़ने की तरफ हैं, समझ रहे हैं? मैं इतनी देर में आपको यही चीज बता रही थी कि कोई अगर विनाश हो रहा है तो केवल उसको मत देखो, क्योंकि एक चीज जब खत्म हो गई तभी दूसरी खड़ी होगी ना। जब आप पुरानी चीजों को थोड़ा सा जो पुराना कचरा है उसको हटाओगे तभी आपको नए यूथ का ग्रोथ दिखाई देगा ना, उनमें बेहतर चीजें हटेंगी तभी जगह खाली तो नहीं आएंगे, जगह खाली होगी, नया आएगा। तो ये उसका प्रारंभिक चरण है और भगवान भी आपको दिखा रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि कुछ बेहतर होने वाला है। अच्छा, तो और आप ये जितना विनाश, जितनी त्रासदी देख रहे हैं वो केवल इसलिए है। देखिए केतु जो है ना वो काम कैसे करता है ये समझिए कि जब हमारा क्या है कि हम अति कर देते हैं, पहाड़ों पे हमने इतनी अति कर दी थी और परमात्मा जब तुम करते हो ना तो तुम्हें 99 की छूट देता है। कृष्ण ने क्या कहा था कि 99 तक, शिशुपाल को यही तो बोला था कि कुछ भी करते रहो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही तुम्हारा पाप 100 को पार करा तो दंड निश्चित है। तो 99 तक की छूट सबको ईश्वर देता है। तो जब आप 100 पे आ गए, जब आपने इतना विकास के नाम पे इतनी ज्यादा त्रासदी मचा दी थी पहाड़ों पे, तो पहाड़ तो भाई अपनी रक्षा करेगा ना। हर आदमी को अपनी रक्षा करने का अधिकार है और जब वो रक्षा करता है तो फिर वो अपने वेग में ये थोड़े देखा गया कि किसने क्या किया, तो आएगा। जब माँ गंगा का रास्ता काट दोगे तो अपना रास्ता तो बनाएगी भाई, कैसे नहीं बनाएंगे? आपने पहाड़ों के रास्ते पे अपने घर बना लिए, क्यों बनाए? तो वो अपने रास्ता उसने, तो केतु इसी तरह काम करता है। केतु एक को खत्म करके दूसरा खड़ा करता है और यही है रिजल्ट इसका। तो डॉक्टर साहब हमारे दर्शकों को जरा बताइए तंत्र के बारे में, ये तंत्र क्या होता है? नवरात्रि आ ही रहे हैं, शरदी नवरात्र 22 से शुरू हो रहे हैं और आप सभी को शरदी नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तंत्र आप सिंपल सा वे में मैं आपको समझाती हूं। किसी भी चीज की, माँ कालरात्रि जो है इनकी सिद्धियां होती हैं इसमें। तंत्र क्या है? हमें किसी भी रूप में वो चीज चाहिए। अच्छा, तंत्र क्या है कि भाई तंत्र किया किस पे जाता है? तंत्र ये तो है कि भाई जब हमारे येन केन प्रकारेण हम उस चीज को अपने कंट्रोल में कर लें, यही तो तंत्र है। ठीक जी, फैक्ट तो यही है। आप जब जन्मकुंडली में देखिए, मैं आपको एस्ट्रोलॉजर हूं, एस्ट्रोलॉजिकली समझाती हूं, और जितने लोग तंत्र से डरते हैं उन सबको ये पॉडकास्ट देखना चाहिए। अच्छा। सबको देखना चाहिए, आपका डर बंद हो जाएगा। कारण समझिएगा, तंत्र जो है उसके लिए जन्मकुंडली में होता है अष्टम भाव। अच्छा। 8वां घर जो होता है जन्मकुंडली का वो तंत्र का घर है, ठीक है। और 8वें घर के अगला घर है 9वां घर, हमारे भाग्य का, धर्म का स्थान है। अब आप बताइए, कोई भी दुनिया में तंत्र जो है ना, कितना भी पावरफुल तंत्र हो पुनीत जी, वो मंत्र से स्ट्रांग नहीं हो सकता है। अच्छा जी, दुनिया में कितना भी पावर, और आप मेरे पास वो व्यक्ति लेके आ जाइए जिसपे भयंकर से भयंकर तंत्र हुआ हो, मैं उसे मंत्र के माध्यम से ठीक करके दिखा दूंगी। कारण क्या है समझिएगा, तंत्र का घर होता है अष्टम और तंत्र से अगला घर है मंत्र का, ठीक। तो तंत्र से मंत्र पावरफुल हो गया। तंत्र का घर जो है वो मृत्यु स्थान होता है, अष्टम का भाव, ठीक है। और जो 9वां भाव है वो धर्म का घर है, वो भाग्य का भाव है। तो कितना भी खराब तंत्र हो, तुम्हारे भाग्य से बलवान नहीं हो सकता है, धर्म से बलवान नहीं हो सकता है। कितना भी बुरा तंत्र हो, मंत्र से बलवान
नहीं हो सकता है। दुनिया में हर तंत्र को खत्म करने के लिए मंत्र हमारे महर्षियों ने दिए हुए हैं, बस पता हमें वो मंत्र होना चाहिए। हम लोग बहुत सारी ऐसी ऐसी जगहों पे जाते हैं जहां भयंकर से भयंकर तंत्र हुआ है, तो हम क्या करके जाते हैं? उसी मंत्र के ही बल को तो लेके जाते हैं, उस मंत्र का जाप करते रहते हैं, माला पढ़ते रहते हैं उसकी, और हम वहां पे जाते हैं। वही तंत्र जिससे पूरा पूरा घर बर्बाद हो रखा है, वही तंत्र जिससे उनके घर में लोगों को मार के दिया गया है, उनके घर में पूरी ब्लॉकेज कर दी गई है, शादियां नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, कोख बांध दी गई है, वशीकरण कर लिया गया है, पर हम जाते हैं, हमें नहीं होता है। सोच के देखा है कभी? भाई अगर तंत्र है तो हम पे क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने अपने ऑरा बल को मंत्रों से इतना स्ट्रॉन्ग कर रखा है कि हम पर उनकी वो नेगेटिव एनर्जी प्रहार कर ही नहीं पा रही है। कोशिश तो उसने बहुत करी पर नहीं कर सकती ना, क्योंकि हमारे साथ मंत्रों की शक्ति है, तो वही शक्ति बस उनमें कन्वर्ट करनी होती है। तो मैं सारी पब्लिक से कहूंगी कि ये तंत्र के नाम पे जो लूट मची हुई है ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, तंत्र के नाम पे मार्केट में इतनी बड़ी लूट मची हुई है कि इनके यहाँ तंत्र हो रखा है, इतने का यज्ञ कराओ, इतने का ये कराओ, मैं इस आत्मा को मुक्त कर दूंगा, तुम्हारे घर को पूरे तांत्रिक प्रभाव से मुक्त कर दूंगा, और उसके नाम पे मोटी मोटी रकम वसूल कर रहे हैं लोगों से। अब आप ये सोचिए, जो व्यक्ति पहले से कहते हैं ना कि एक तो पहले से गिरा ऊपर से मुंगली मारने वाला हाल, तो एक तो वो पहले से ही परेशान है, सब कुछ अपना खत्म कर चुका है, और आप भी उसको, क्योंकि देखिए होता क्या है कि तंत्र उन्हीं पे होता है जिनका चंद्रमा रिफ्लेक्टेड होता है, कमजोर होता है, ठीक। तो ये जितने भी तांत्रिक है ना, इन्हें अच्छे से पता है कि चंद्रमा खराब था इसीलिए इन पे तंत्र हुआ। तो चंद्रमा जिसका खराब है वो इमोशनली वैसे ही वीक है, तो ये उसके इमोशंस को यूज करते हैं, बस आई समझ में। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई तंत्र हुआ है, तो सिंपल सा तरीका है कि घर की खिड़की दरवाजे खोलिए जब धूप आ रही हो तब, पहली चीज। दूसरी चीज, सूर्य की आराधना प्रतिदिन वहां करना शुरू कर दीजिए। अच्छा, 101%। भाई चंद्रमा कमजोर है तो सूर्य का बल बढ़ा लो ना भाई। अगर माता कमजोर है तो पिता सपोर्ट दे देता है, पिता कमजोर होता है माता सपोर्ट दे देती है, यही तो होता है। तो आप उसके सूर्य का बल बढ़ा दो ना जी, सूर्य को बैलेंस कर लो, अपने आप ही चंद्रमा ठीक हो जाएगा। भाई सूर्य को बढ़ाओगे, सोल मजबूत हो गई, आत्मा मजबूत हो गई, और जब सोल मजबूत हो गई तो जो मनोवेग है वो कंट्रोल हो जाएंगे, समझ रहे हैं? किसी तांत्रिक की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो घर में मैं इस तरह से रेमेडी करती हूँ। लोग कहते हैं कि मैम जिस पे हमने लाखों रुपए खर्च कर दिए थे, आपने मात्र क्या बोलते हैं हमारे मुख के उपाय से उस चीज को ठीक कर दिया। अच्छा जी, और मैंने ऐसे किया है, आप इसको चेक कर सकते हैं, लोग मेरे पास आ करके ठीक करवा सकते हैं। मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से कहती हूँ कि जिनके यहाँ बहुत भयंकर से भयंकर तंत्र हुआ है, मतलब उन्हें लगता है कि हुआ है, हालांकि मैं पर्सनली ये बिल्कुल नहीं मानती, कैसा भी तंत्र हो मंत्र के बल से बड़ा नहीं है। किसी ने कितने भी बड़े तांत्रिक ने कर रखा हो, उसे खत्म करने का तरीका पता है मुझे, बहुत अच्छे से आता है मुझे मंत्रों में बहुत बिलीव है, मंत्रों में बहुत ताकत होती है। तो मैं ऐसे ऐसे मंत्र आपको बताऊंगी कि आप केवल वो करके अपने घर के तंत्र को खत्म कर दोगे, खुद ही कर दोगे, एक भी रुपए नहीं लगेगा तंत्र में। भाई आप जितने मंत्र करने में तो आपको मुख से ही तो करना है अपने, उसको करिए, आपका नौ मजबूत हो जाएगा, आपका भाग्य मजबूत हो जाएगा, बस तंत्र खत्म हो जाएगा। सो इजी। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन ये बताइए, क्या आप कुंडली देखकर ये बता सकती हैं कि आदमी बहुत ही खतरनाक तांत्रिक बनने वाला है? 100%। तो जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, यदि किसी व्यक्ति का अष्टम में चंद्रमा बैठा है जी, 8वें घर में, आप जब सॉफ्टवेयर से किसी की भी डेट ऑफ बर्थ डाल के कुंडली निकल आती है और उसमें जहां लग्न लिखा हो वहां से आप गिन लीजिए, 8 नंबर पे आपकी उंगली, लग्न में कोई भी संख्या लिखी उससे कोई मतलब नहीं है, समझिए। जहां केवल लग्न लिखा है उसको आप 1 से गिनना शुरू करिए, और जहां पे आपके 8 नंबर आए वहां रुक जाइए। अगर वहां पे चंद्रमा बैठा हो जी, तो आप ये निश्चित मान के चलिए कि इस व्यक्ति ने तंत्र पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, ये बहुत ही टॉप क्लास का तांत्रिक बन सकता है। कारण क्या है समझिएगा, अष्टम भाव जो होता है वो हमारे मृत्यु का स्थान होता है, अंधा कुआं होता है, डीप सोल का कारक, मतलब बहुत अंदर से किसी को खींच के समझ जाने वाला होता है। अष्टम और चंद्रमा क्या है, मन, ठीक। तो ऐसे लोगों के किसी के भी दिमाग से खेलना, साइकोलॉजिकली किसी के दिमाग से जो खेलना होता है ना, ऐसे लोग बहुत बड़े खिलाड़ी होते हैं। और आप जितने भी तांत्रिक देखिए, एक्चुअल में तंत्र केवल एक वो किसी के माइंड को कंट्रोल करने की चीज है बस। अच्छा,
और क्या है, माइंड को अपने वश में कर लेना ही तो तंत्र है। जैसे आप कहते हैं कि इन पे वशीकरण हुआ है, किसी स्त्री पे हुआ है, किसी के पुरुष पे हुआ है, तो वो क्या होता है, उसके ऊपर वो व्यक्ति अपना कंट्रोल ही तो कर लेता है। किसी का दिमाग जब आप अपने वश में कर लोगे तभी तो वो आदमी अपने दिमाग से नहीं सोच पाएगा ना। तो मन को कंट्रोल कर लेना, किसी के माइंड सेट को कंट्रोल करना अष्टम में चंद्रमा वालों को बहुत अच्छे से आता है, बखूबी आता है। उसके बाद सेकेंडरी, पहले तो ये सबसे पहले देखिए अष्टम में चंद्रमा हो। दूसरा, इससे कम रूप का तांत्रिक जो होगा वो होगा किसी का अगर सेकंड हाउस में चंद्रमा बैठा है तो ठीक है, किसी का अगर थर्ड में भी होता है बट बहुत कम होता है, बट स्पेशली जो मैंने देखा है अगर किसी का अष्टम में चंद्रमा बैठा है तो वो बहुत ही टॉप लेवल का तांत्रिक बनता है। और स्पेशली अगर उसकी शनि की लग्न हो जाए, शनि की राशि हो जाए, तब तो बहुत ही बढ़िया वो तांत्रिक बन सकता है। अब आपने जैसे मुझसे क्वेश्चन किया कि कोई व्यक्ति जन्म कुंडली से कैसे देखे, पर जो सामान्य व्यक्ति है वो तो जन्म कुंडली नहीं देखना जानता है, वो कैसे समझेगा, ये समझिए। अगर किसी व्यक्ति की, जब आप किसी का चेहरा देखते हैं, हाथ देखते हैं, किसी की जबान में अगर थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप देखें कालापन या बैगनी जैसा वो दिखता है ना, तो ऐसे लोग भी बहुत बड़े तांत्रिक बन सकते हैं। अच्छा जी, बहुत ही टॉप क्लास के तांत्रिक जिन्हें कहा जाता है वो बन सकते हैं। दूसरी चीज कि जिनके नेल्स जो होते हैं ना, नाखून, नाखून में आप नीचे का हिस्सा देखेंगे, चंद्र वाला जो हिस्सा होता है वो अगर थोड़ा सा बैगनी या ब्लैकिश होके बनता है, डॉट्स में बनता है, तो ऐसे लोग भी बहुत तांत्रिक किस्म के होते हैं, समझ रहे हैं। या फिर अंगूठा बहुत मतलब छोटा होना, अंगूठा जिसे कहते हैं छोटा होना, और अंगूठा एक अच्छा ना होना, मतलब जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा बेंड होना या बहुत ज्यादा खड़ा रहना, अंगूठा जिसे कहते हैं, इस तरह के लोग भी बहुत टॉप क्लास के तांत्रिक होते हैं। तो अगर आप किसी की जन्म कुंडली डेट ऑफ बर्थ है तब तो आप उसी से समझ जाओगे, अदरवाइज आप ऐसे समझ सकते हो। तो इन चीजों को आप अगर ध्यान रख के चलते हैं, किसी का भी अगर अष्टम में चंद्रमा है, ऐसे व्यक्ति की बातों में कभी मत आइए। अष्टम में चंद्रमा वाला कभी किसी का नहीं होता। अच्छा, कभी नहीं, ऐसा व्यक्ति कभी किसी का हो ही नहीं सकता। अगर किसी का थर्ड में चंद्रमा है, ऐसा व्यक्ति कभी किसी का हो ही नहीं सकता। किसी का पंचम में चंद्रमा है, ऐसा व्यक्ति किसी का हो ही नहीं सकता। तो किसी का पंचम में चंद्रमा है, काली का उपासक होगा ऐसा व्यक्ति, चाहेगा नहीं चाहेगा तो भी होगा, क्योंकि वो अंदर से माँ काली का आराध्य है। पूर्व जन्म में किसी न किसी जन्म में वो माँ काली का सिद्धि किया होगा, तभी उसको पंचम में चंद्रमा मिलता है। पंचम भाव पूर्व जन्म का भाव होता है, और पंचम में चंद्रमा उन्हीं को मिलता है जिन्होंने पूर्व जन्म में कोई माँ काली की सिद्धि की हो। तो वैसे ही उनमें तो बल आ गया ना तंत्र का। तो ये चीजें होती हैं, इन्हें देख करके आप पता कर सकते हैं। चलिए ठीक है। अब डॉक्टर साहब हम आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, शायद हमारे दर्शक भी उसका इंतजार कर रहे हों, और आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अगर उन्हें करोड़पति बनना हो, बहुत पैसा कमाना हो, तो वो क्या करें? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी पुनीत जी की कर्म करें, ठीक। अब कई लोग इसमें कर्म में ये भी कह सकते हैं कर्म तो लेबर भी करता है, ठीक है। तो लेबर जो ईमानदार कर्म करते हैं, आप उनकी समझिएगा कि फोर्थ क्लास एम्प्लॉय फोर्थ क्लास केवल तभी रह जाता है जब उसकी मानसिकता भी फोर्थ क्लास वाली हो। ध्यान दीजिएगा ये बात, मेरे शब्दों को ध्यान दीजिएगा। जो व्यक्ति छोटा काम शुरू कर रहा है पर उसकी मानसिकता अगर बड़ी बनने की है, तो वो मजदूर से मिस्त्री और मिस्त्री से ठेकेदार बन जाता है। देखा है आपने? बिल्कुल ठीक। वो एक फर्नीचर घिसते घिसते फर्नीचर का बिजनेस करने लगता है। वो एक होटल पे खाना बनाते बनाते शेफ बन जाता है, फिर होटल का मालिक बन जाता है। बनता है ना, क्योंकि उसकी मानसिकता फोर्थ क्लास वाली नहीं थी। तो लेबर की मानसिकता नहीं होनी चाहिए। आपका शनि बली होता है तो आप लेबर की मानसिकता वाले ना होकर के कर्म प्रधान होते हैं। तो सबसे पहली चीज तो अगर आपको मिलीनियर बनना है तो आपको कर्म के महत्व को समझना होगा। दूसरी चीज, शनि कर्म का कारक है और शनि पंक्चुअलिटी का कारक है। अच्छा, शनि पंक्चुअलिटी का भी कारक है। समय पे अगर सैटर्न अच्छा हो तो लोग समय पे काम करते हैं, और जितने ही आलसी होते हैं ना उनका सैटर्न खराब होता है, शनि खराब होता है। तो आप जब समय पे काम डिलीवर करना शुरू कर देते हो तो आपकी गुडविल बनने लगती है। आपकी गुडविल बनती है तो आपको पैसा जनरेट होता है। दूसरी चीज की
एक होता है कि हम एक लॉन्ग टर्म में करोड़पति बने और हम शॉर्ट टर्म में करोड़पति कैसे बने, जैसा आपने पूछा। तो उसके लिए मैं एक रेमेडी बताऊंगी कि कई बार क्या होता है कि हमारी ना, हम किसी चीज को प्रिडिक्ट करने से भी चीजें होती हैं। मैं ये बिल्कुल ये मानती भी हूँ, मैंने खुद किया है। मेरे जब मेरा चैनल जिस समय मोनेटाइज नहीं हो रहा था और मेरे 1 लाख व्यूज नहीं थे, तो मैं उसको करती थी। मैं खुद अपनी बता रही हूँ। इसका तरीका क्या होता है कि आपको जिस कार्य को करना है उससे संबंधित ग्रह को ले लीजिए। जैसे कि आपको सोशल मीडिया में अगर नेम फेम पाना है तो आप राहु को पकड़ लीजिए, ठीक है। राहु को जो चीजें फेवरेबल हैं, राहु का जो मंत्र है या आपके घर में जहां राहु बैठा है उससे रिलेटेड काम आप करिए तो आपको वो बल देने लगेगा। समझ रहे हैं? आपको सोशल मीडिया को आप जितना सर्च करके कर्म करने लगेंगे, अब ये समझने वाली बात है। राहु सोशल मीडिया का कारक है, पर बहुत सारे लोग रील देखते ही रह जाते हैं और बहुत सारे लोग रील बना के राजा हो जाते हैं ना भाई। बहुत सारे लोगों ने एस्ट्रोलॉजी की और किसी ने एस्ट्रोलॉजी की कंपनी खोल के करोड़पति बना लिया खुद को, ठीक। तो उसके भी नसीब में कहीं ना कहीं राहु नवम से कनेक्ट हो रहा होगा, तभी तो उसने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर ली जी। उसी सोशल मीडिया को लेकर के, उसी सॉफ्टवेयर को लेके उसने नवम से जोड़ दिया। तो बस ये करना है, आप अपने राहु को कनेक्ट कर दीजिए अपने आय भाव से, मतलब एकादश से नवम से, तो आपका भाग्य और आपकी इनकम कनेक्ट हो जाएगी। पहली चीज सोशल मीडिया में अगर आपको करना है तो अगर आपको ये जितना आपके बिल्डर वाला क्षेत्र है, जितना लैंड से जुड़ा क्षेत्र है, अगर आपको इसमें काम करना है तो आप अपना मंगल देखिए, आप अपना शनि देखिए और उससे रिलेटेड आप फेवरेबल करना शुरू कर दीजिए। जैसे कि अगर मंगल खराब है, ईंट का दान करिए, आप ईंट का दान करिए, किसी का ईंट दे के महल बनवा दीजिए, आपका मंगल वली होने लगेगा और आप अपना महल बना लेंगे। आपने इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण सुना होगा कि मोदी जी ने लाल किले पे भाषण देने के लिए जो पांडाल का लाल किला, नकली लाल किला बनवाकर भाषण दिया था और बाद में वो लाल किले से उन्होंने भाषण दिया, वो प्रधानमंत्री बने। ये क्या होता है, आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं? तो मैनिफेस्ट करना शुरू करिए। जब आप चीजों को सोचते हैं, सोच रहे हैं, तो आप उसके लिए प्रयास भी करेंगे और जब आप सोचते हैं तो धीरे धीरे कर्म करते हैं और जब कर्म करते हैं तो फल की तरफ अग्रसर करता है। आपको अगर मिलीनियर बनना है तो उसमें जितने जीरो आते हैं ना, उसके आगे वो संख्या लिख करके लिखना शुरू करिए जितना मिलीनियर आपको, जैसे आपको 5 में मिलीनियर बनना है वो लिखिए, 1 में बनना है वो लिखिए, जैसा बनना है वैसे लिखिए। आपको घर अगर बनाना है ना तो आप अपने घर में अपने सपनों का महल लाके रखिए। और एक चीज यहां मैं और बोलूंगी, जो भी आपकी मैनिफेस्ट आप जो कर रहे हो ना, जो ब्लॉकेज आती है वो कहां से आती है ये भी बताऊं। ब्लॉकेज आती है आपके अपने आप से। कैसे आती है? आपने घर पे सपनों का महल लाके रखा, फिर आपने 10 लोगों को बता दिया। किसी ने पूछा यार घर तो बड़ा सुंदर लाए हो तुम, अरे ये मेरा सपना है, मैं ऐसा ही घर बनाऊंगा। आपने क्या किया? अपने मैनिफेस्टेशन को दूसरे से कनेक्ट कर दिया, वो वही ब्लॉक खत्म हो गई, आपकी सारी ऊर्जा दूसरे तक भी पहुंच गई ना, तो वो आधी आधी हो गई। तो आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है वो कभी किसी से मत कहिए सिवाय परमात्मा के। परमात्मा से कहिए और परमात्मा के पास एक चिट्ठी भी लिखिए। लेखन में बड़ा दम होता है। कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो उसकी जन्म पत्री लिखी जाती है ना, तो लेखन में बड़ी शक्ति है। तो परम पिता को चिट्ठी लिखिए और फिर उसको मैनिफेस्ट कीजिए। दूसरी चीज कि आप अपने धन स्थान पे, आपका जो धन स्थान होता है वहां पे आप एक पिरामिड लाकर रखिए या फिर सिक्कों का पिरामिड बना दीजिए या नोट का पिरामिड बना दीजिए, उस स्थान पे रख लीजिए बस। फिर आप देखिए, और मैं इस चीज को चैलेंज के साथ कहती हूं, आप जिस चीज का मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जिस भी चीज का XYZ, अगर आप क्रिमिनल बनने का भी कर रहे हैं ना तो वो भी बन जाएंगे, तो आप वो भी बनेंगे। आप भाई पिस्टल लाएंगे, पिस्टल के लिए इमेजिन करेंगे, आप बारूद गोला लाएंगे, आप इमेजिन करोगे ना, आप जिस चीज को भी मैनिफेस्ट करोगे वो काम आपका हो जाएगा, चाहे वो करोड़पति बनना हो, चाहे आपको रोडपति बनना हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मैनिफेस्ट किसे कर रहे हो। तो ये टेक्निक यूज करिए। और मैंने बहुत सारे अपने क्लाइंट्स को रेमेडी दी है, उससे वो टॉप क्लास पे पहुंचे, मैं खुद पहुंची हूँ।
मैंने खुद को इसी तरह से निकाला है। एक टाइम था कि मैं बहुत डिप्रेशन में, बहुत ज्यादा बीमार थी, बहुत परेशान थी, फिर मैंने केवल अपनी ही रेमेडीज कर करके खुद को ठीक कर लिया और यहाँ पे आ गई। तो चीजें मैनिफेस्ट होती हैं, डेफिनेटली होती हैं। तो डॉक्टर साहब, हमारा पॉडकास्ट बहुत लंबा हो गया, हम आपसे बात करते चले जा रहे हैं, हमें टाइम का पता ही नहीं चल रहा है। तो बस संक्षिप्त में मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा, क्योंकि बिहार का इलेक्शन आने वाला है, तो जरा तेजस्वी जी के बारे में बता दीजिए, इनकी कुंडली क्या कहती है, चीफ मिनिस्टर बनेंगे या नहीं? कोई ऐसा शायद ही पॉडकास्ट हो जहां मुझसे ये प्रश्न न पूछा जाता हो। तो सबसे पहली चीज मैं यहाँ ये बोलूंगी कि तेजस्वी यादव की मकर लग्न की कुंडली में लग्न में राहु बैठा है, ठीक, और ये बहुत एम्बिशियस बनाता है व्यक्ति को। उनके दशम में सूर्य मंगल जैसे ग्रह बैठे हैं, जो दशम में सूर्य मंगल को दिग्बल प्राप्त होता है, पर सूर्य अपनी नीच राशि तुला में बैठा है, ठीक, और तुला क्या है, शुक्र की राशि है, धन वैभव की राशि है और आपको बैलेंस करने की राशि है। तो जब आप अपने दिग्बल को बैलेंसिंग वे में अगर रखोगे तब तो आपको चीजें मिल सकती हैं। पर अगर आपको ये है ना कि जैसे मुर्गी का पेट काट के सारे ही अंडे ले ले, अगर आपने ये सोचा तो आप थाली में आई हुई चीज भी खो दोगे, और यही कुछ होने वाला है अभी तेजस्वी यादव के साथ। अच्छा। जैसे आप देख रहे होंगे कि महागठबंधन में फूट पड़ती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। उसका कारण केवल ये है, राहुल गांधी का जिस तरह से वो बढ़ रहा था, वे बढ़ रही थी, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, तेजस्वी यादव के अंदर भूख बहुत ज्यादा है, और ये है कि मैं हूं और बस मैं हूं। अच्छा, ये और सारे चीजों में भी होता है। लग्न में जब राहु बैठता है तो उनके साथ ये होता ही है, उन लोगों के साथ मैक्सिमम ये चीज होती है कि मैं रहूं, केवल मैं ही रहूं। राहु ऐसा ग्रह है, आउट ऑफ बॉक्स सोचने पे मजबूर कर देता है और सब कुछ खुद ही चाहता है कि मुझे मिल जाए। अच्छा, एक बात और होती है कि मकर लग्न में जो गुरु होते हैं, गुरु की दृष्टि बहुत सारे 5-6 भावों पे जा रही है तेजस्वी यादव की, और इसी को बहुत अच्छा भी कहा जा रहा है। पर यही कहीं ना कहीं उनके लिए प्रॉब्लम का भी कारण है, क्योंकि मकर लग्न में गुरु जो होते हैं वो कारक नहीं होते, अकारक कहे जाते हैं। अच्छा नहीं माना जाता मकर लग्न के लिए गुरु को। तो वो एक तरह से देखा जाए तो गुरु की जो दृष्टि है वो अपने ज्ञान को अच्छा समझना अच्छी बात है, पर अपने ज्ञान के आगे दूसरों को कुछ समझना ही नहीं, ये गलत हो गया ना। तो गुरु उनको कुछ इस तरह का बना देगा कि वो अपने आगे किसी के ज्ञान को वैल्यू ही नहीं देंगे, और इसी मामले में वो बिहार में पिटते हुए दिखाई दे जाते हैं। टाइम के अकॉर्डिंग कुंडली अच्छी है, बलवान है, सब कुछ है, पर फिर भी मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है कि ये शुक्र और शनि की जो युति बनी हुई है तेजस्वी यादव की कुंडली में, यह इन्हें लॉन्ग टाइम में कोई बड़ा लीडर बनाएगी। अभी बड़ा पद मिलेगा उन्हें, दिखता है, पर एक टॉप क्लास का पद अगर मिलेगा उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने ज्ञान को बैलेंस करें और अपनी भूख को, अपने एम्बिशियस को थोड़ा कंट्रोल करके अगर चलेंगे तो वो कोई अच्छा पद पा सकते हैं। अदरवाइज मुझे स्थितियां कमजोर दिखती हैं, और वैसे भी मुझे बहुमत की सरकार दिखती है, कोई नया चेहरा आता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। संभावनाएं लगभग 60% तेजस्वी यादव की दिखती हैं, पर बहुत सारे उसमें मुझे कमियां भी कुंडली में दिख रही हैं, इसलिए मैं फिक्स तो नहीं बोलूंगी कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। मेरे हिसाब से तेजस्वी यादव की कुंडली मुख्यमंत्री की मुझे नहीं दिखाई देती है प्रेजेंट टाइम में। मुख्यमंत्री होंगे ये मैं डेफिनेटली 101% होंगे, बट लॉन्ग टाइम में, क्योंकि शुक्र 12वें घर में बहुत अच्छा माना जाता है, पर वहीं पे शनि का बैठ जाना उन्हीं चीजों को देर से देना दिखाता है, डिनाई करके। शनि हमेशा किसी भी चीज को लॉन्ग टर्म में दिखाता है, मतलब आपको सारी लग्जरी मिलेगी पर देर में मिलेगी। ओके, तो ये चीज है। और जब लग्न में राहु बैठता है तो उन लोगों का क्या होता है कि चीजें में जल्दी मिल जाएं, पर एक चीज आप नहीं भूल सकते हैं कि लग्न में राहु बैठा है पर लग्नेश शनि है। मकर राशि जो होती है उसका स्वामी शनि होता है, जो लग्नेश अपने से 12वें जाके बैठा है, तो इसे नहीं भूल सकते। जितने भी प्रेडिक्टर जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं उन्होंने बाकी चीजें देखी, पर ये क्यों नहीं देखी, ये भी तो देखना चाहिए था भाई। हम एक ज्योतिषी हैं तो हमें सारे ग्रह देखने हैं, हम किसी भी ग्रह को डिनाई नहीं कर सकते। तो मुख्यमंत्री बनेंगे, बट लेट मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, अभी मुझे ऐसा नहीं दिखाई देता है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप हमारे साथ आए, आपने टाइम बिताया। हमारे सो मच पुनीत, मुझे भी तुम्हारे साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारे दर्शकों को आपने इतनी सारी चीजें बताई, और
हम कोशिश करेंगे हम आपको आगे भी बुलाएं। हमारे दर्शक आपसे बहुत कुछ और सीखेंगे, आपके पास बहुत कुछ है सिखाने को। क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो हम आपका अपने चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत, थैंक यू। हमेशा स्वस्थ रहो, मस्त रहो। तो दर्शकों, आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो इसको शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, ये एस्ट्रो अल्पना चैनल, इसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे भी आपको ये पॉडकास्ट अवेलेबल होगा। और आपके क्या कमेंट्स हैं, आप क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से, एस्ट्रोलॉजी के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं, ये आप कमेंट में बता सकते हैं। डॉक्टर साहब इसका आपको आंसर जरूर देंगी। नमस्कार।